हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपकी क्लास 8 की साइंस बुक से चैप्टर नंबर 4 से। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं और इसके बिना हमारा काम बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे हम इन मेटल्स और नॉन मेटल्स को यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यू शुड बी एबल टू गेस why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. आप सबने गैस कर लिया होगा। देखिए इतने सारे यूज़ हैं मेटल्स के कि इतनी सारी जगहों पे यूज़ होती है। तो क्या ऐसी प्रॉपर्टी है? सबसे पहली बात, वो मेलिएबल है, डक्टाइल है, लेस्चरस है, स्ट्रॉन्ग है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज विच मेक मेटल्स the very first choice of making these things, industrial things, because metal is very strong. It can resist high heat, high temperature. ठीक है, तो ये पिघलते नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ड्यूरेबल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मेटल्स को बहुत ही एडवांटेजियस एक अपर हैंड देता है दूसरे नॉन मेटल्स के ऊपर या प्लास्टिक्स के ऊपर। You are also familiar with the uses of some non-metals. Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. तो हम नीचे जो है एक पहेली के फॉर्म में जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ यूजेस दिए गए हैं। आपको गेस करना है कि वो कौन सा मेटल या नॉन मेटल है। तो पहला जो गेस है, यहाँ पे हमने ऊपर देख लिया मेटल्स के ये सारे यूजेस हैं इंडस्ट्रियल गैजेट्स बनाने में, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स बनाने में। तो नीचे जो है वो नॉन मेटल्स को हमको गेस कराया गया है कि नॉन मेटल्स के कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं। तो नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। वो नॉन मेटल जो कि आपकी लाइफ के लिए एसेंशियल है और आप सब उसको इनहेल करते हो ड्यूरिंग ब्रीथिंग, तो वो क्या है? वो है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ अ नॉन मेटल और हम उसको इनहेल करते हैं ब्रीथिंग के टाइम पे। और दूसरा जो पहेली है वो क्या है? नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इन्हांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो वो नॉन मेटल्स जो कि फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ होते हैं ताकि हम प्लांट्स की ग्रोथ को इन्हांस कर सकें। तो नॉन मेटल्स में कौन कौन से हैं? एक तो नाइट्रोजन हो गया, एक फॉस्फोरस हो गया। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये हमारे जो है खेतों में, सल्फ़र को भी हम कई बार जो है हम सल्फ़र का भी खाद सल्फेट के फॉर्म में जो है वो हम डालते हैं खेतों में। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, तो ये सारे नॉन मेटल्स हो गए जिनको कि हम खाद की तरह जो है डालते हैं। और तीसरा पहेली जो है नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, तो हम क्या डालते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। तो उसमें क्या होता है? क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है एक नॉन मेटल है जिसको कि हम यूज़ करते हैं फॉर वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। जो चौथी पहेली है वो है नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। तो वो पर्पल कलर का सोल्यूशन जो कभी आप चोट लग जाते हो, कभी आप MI रूम या किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो चोट के ऊपर उसको धुलाई करते हैं, साफ़ करते हैं। ठीक है, पट्टी बांधते हैं तो ब्लू कलर का एक स्पॉट आ जाता है उसके ऊपर। तो वो क्या होता है? या ब्लू या ब्राउन भी आप कह सकते हो। तो वो होता है आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि वो चीज़ जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को प्रिवेंट कर दे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को ना होने दे, एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है। जैसे आपका डेटॉल है, इन सब में भी कुछ ना कुछ आयोडीन इस तरह से रहता है। पांचवा जो है वो है नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स। जो पटाखे हैं आप जलाते हो ना और खूब उसमें से लाइटनिंग निकलती है, तो उसमें कौन कौन से नॉन मेटल्स यूज़ किए जाते हैं? उसमें जनरली हम देखते हैं सल्फ़र, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये सारे जो है एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं पटाखों में। और यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। तो आप अपने डेली रूटीन में भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बहुत सारे यूज़ आप जो है देख सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे आप यूज़ करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब पहेली क्या पूछ रही है इसको भी देखते हैं। I heard that magnesium is found in plants.
इन वॉट फॉर्म इट इज़ फाउंड इन देम। मैंने सुना है, पहली ने सुना है कि मैग्नीशियम प्लांट्स में होता है, पर कहाँ पे होता है? आप सबने ध्यान नहीं दिया होगा, जो हमारा क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस करता है। अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो जो फोटोसिंथेसिस करने वाला क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, इसका जब हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी की तो मैग्नीशियम इज फाउंड इन द कोर ऑफ दिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जैसा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मैग्नीशियम इसके बीचों बीच रहता है। अगर मैग्नीशियम ना हो तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन ही ना हो। तो क्लोरोफिल इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस मैग्नीशियम मिनरल, ठीक है। तो अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो क्लोरोफिल अच्छे से काम नहीं करेगा, तो पौधे भी हमारे माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे। इसीलिए इन सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स का भी होना सॉइल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बूझो क्या कह रहा है, द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डिफिशियंसी इन माई बॉडी, वेयर इज आयरन इन माई बॉडी। अब बूझो का भी सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आप सोचते हो अरे तुमको आयरन की कमी है, आयरन की कमी हो गई, आयरन कहाँ मिलता है हमारी बॉडी में? हमें तो नज़र ही नहीं आता आयरन हमारी बॉडी में है। तो आयरन कहाँ होता है? जैसे हमने देखा कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के कोर में मैग्नीशियम होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन, यानी हमारी जो बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है उसमें आरबीसी के ऊपर एक मॉलिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो हीमोग्लोबिन के जो कोर है, जो बीचों बीच है, उसमें आयरन का जो है एक एलिमेंट रहता है। तो वो चीज़ आयरन की होती है। अगर आयरन डिफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, कम बनेगा, तो हम बहुत थके थके से रहेंगे, फटीग से रहेंगे। तब डॉक्टर कहते हैं कि आपकी बॉडी में आयरन की डिफिशिएंसी है और हमें आयरन बढ़ाने वाली टैबलेट्स या इस तरह की डाइट को बोलेंगे, आपको ऐसी डाइट्स लेनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इन क्लास 7th, you have learned that in chemical reactions, new substances are formed. These substances are different from those which underwent the reaction. तो जैसा आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि जैसे दो केमिकल रिएक्शन होता है तो एक तीसरी चीज़ बनती है जो कि पहले और दूसरी चीज़ से बिल्कुल ही अलग होती है। उससे लगता ही नहीं कि इन्हीं दोनों चीज़ों से मिलकर बनी होगी, ठीक है। These substances are different from those which underwent the reaction. Now, if a substance cannot be broken down further by chemical reactions, by cooling, heating or by electrolysis, it is called element. तो एलिमेंट क्या होता है? जैसे मैं बार बार बोलती हूँ एलिमेंट है, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? जो एक जैसे एटम से मिलके बनी हो, जिसको कि तोड़ा नहीं जा सकता हो, ठीक है, किसी फॉर्म में, ना ही ठंडा करके, ना ही हीट करके, ना ही इलेक्ट्रोलिसिस करके, किसी भी तरीके से वो सारे एक जैसे एटम्स से मिल करके वो एलिमेंट बनता है, तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि सल्फर, ठीक है, सल्फर इज एन एलिमेंट। सो इज आयरन, कार्बन टू। तो इसी तरीके से आयरन भी एलिमेंट है, कार्बन भी एलिमेंट है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। किसी भी एलिमेंट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम एटम कहते हैं। इन्हीं एटम से मिलकर के एक एलिमेंट बनते हैं। ये सारे एटम्स एक जैसे होंगे तो एक एलिमेंट बन जाएगा। A sample of an element contains only one kind of atoms. एक ही तरह के atoms होते हैं। The atom of an element remains unaffected by physical changes in the element. तो physical changes मतलब हम उसको पीटेंगे, मारेंगे और उसको हीट करेंगे तो atoms के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। उससे कोई एटम्स के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे हम एलिमेंट को कितना भी हीट कर लें, चाहे उसको हम कितना भी कूल कर लें, चाहे हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस कर लें, उसके एटम्स के ऊपर उस चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर। जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया है कि अगर हम सल्फर को लिक्विड फॉर्म में ले लें तो भी सल्फर का एटम वैसा ही दिखेगा, चाहे हम उसको जमा दें तो भी वैसा दिखेगा, चाहे हम उसको वेपर के फॉर्म में ले लें तो भी सल्फर का एटम ही रहेगा। उसके एटम्स के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। Although we have an infinite variety of substances in the universe, the number of naturally occurring elements is no more than 94. तो naturally occurring elements कितने होते हैं हमारे नेचर में? 94 elements हमारे पास इस तरीके से हैं। और इन्हीं 94 elements में से कुछ elements metals हैं, कुछ elements non metals हैं और कुछ metals कुछ elements जो है वो metalloids हैं। तो ज़्यादातर जो elements होते हैं वो metal हैं और कुछ
एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल्स हैं, थोड़े से नंबर जो हैं वो है मेटलॉइड्स। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, द रिमेनिंग आर आइदर नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटल्स तो हमने समझ लिया, ठीक है, लस्ट्रस, हार्ड, ठीक है। नॉन मेटल्स बिल्कुल रफ होते हैं, इजी होते हैं, मतलब कि वो सॉफ्ट होते हैं। लेकिन मेटलॉइड्स क्या है? मेटलॉइड्स मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो कुछ कैरेक्टर्स मेटल जैसी शो करते हैं और कुछ कैरेक्टर्स नॉन मेटल जैसी शो करते हैं, इसीलिए इनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटलॉइड्स पोजेसेस कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये बहुत थोड़े से ही होते हैं, ठीक है। तो आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।